बेटा विवेक, मैंने पूरे जीवन की कमाई शिप्रा की पढ़ाई में लगा दी। मेरे पास दहेज में देने के लिए कुछ भी नहीं है। राम नारायण जी ने कहा। अरे नहीं अंकल, मुझे दहेज में कुछ नहीं चाहिए। बस पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की चाहिए जो जीवन के हर हालात में साथ निभा सके। राम नारायण जी को टोकते हुए विवेक ने कहना जारी रखा। शिप्रा ने तो अंग्रेजी में पीएचडी की है, पर मैंने बस बीएससी की है और सहायक केमिस्ट की नौकरी करता हूँ। संपत्ति के नाम पर मेरे पास फैक्ट्री से मिला, फैक्ट्री का ये आवास है। विवेक बेटा, संपत्ति की कोई बात नहीं है। हम शिप्रा के लिए ऐसा लड़का देख रहे हैं जो ईमानदारी से दो रोटी कमा सके। और तो और बेटा, शिप्रा ने भी पीएचडी की है। ज़रूरत पड़ने पर वह भी जॉब कर सकती है, राम नारायण ने कहा। राम नारायण को गंभीरता से सुनकर विवेक ने कहा, ठीक है, पर शादी के लिए शिप्रा की मर्जी भी पूछ लीजिएगा। क्या पीएचडी की हुई शिप्रा बीएससी पास लड़के से शादी करना चाहेगी? उसे कोई हिचक तो नहीं होगी? ज़रूरत के वक्त शहर में पली बढ़ी शिप्रा गांव में मेरे साथ रह पाएगी? मेरी बेटी हर हालात में खुश रह सकती है, बशर्ते उसे प्यार और सम्मान देने वाला पति मिले। बेटा, तुम्हें दहेज नहीं, संस्कार युक्त जीवन साथी चाहिए। पर यदि तुम्हारे पिता शिवपाल जी की कोई मांग हो तो पूछ के बता देना। यदि हमारे सामर्थ्य में रहा तो हम शादी की बात आगे बढ़ाएंगे। राम नारायण जी ने लंबी सांस लेते हुए अपनी बात खत्म की। इतने पर विवेक ने हाथ जोड़ कर कहा, अरे नहीं, पिताजी बड़े सिद्धांतवादी हैं। मैं उन्हें जानता हूँ, वह दहेज शब्द का नाम भी नहीं लेंगे। आपको ऐसा कुछ लगे तो बताइएगा, मैं पिताजी से बात करूँगा। शिप्रा की शिक्षा इत्यादि को देख पिताजी मान जाएंगे। लेकिन समय निकालकर आप एक बार सुरेश चाचा के साथ बलिया जाकर मेरा पुश्तैनी गांव घर देख आइए और पिताजी से मुलाकात भी कर लीजिए। इतने में राम नारायण ने कहा, हाँ बेटा, मैं भी सोच रहा कि इसी रविवार बेटे के साथ बलिया चला जाऊं और रिश्ता पक्का कराऊं। ठीक है अंकल, जैसा भी निर्णय हो आप सुरेश चाचा या मुझे बता दीजिएगा, विवेक ने जवाब दिया। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं, आगे फ़ोन पर हमारी बात होती रहेगी। इतना कहते ही रामनारायण जी अपने कार की तरफ चल पड़े। अगले बुधवार को विवेक को रामनारायण जी का फ़ोन आया। बेटा विवेक, मैं रामनारायण बोल रहा हूँ, शिप्रा का पिता। जी अंकल, नमस्ते। कहिए, कैसे हैं और कैसा लगा आपको मेरा गांव घर? पिताजी से क्या बात हुई आपकी? उत्सुकता से विवेक ने पूछा। उधर से रामनारायण ने कहा, बेटा तुमने जैसा बताया था वैसा पाया हमने सब कुछ। आपके पिताजी भी काफ़ी सज्जन व्यक्ति लगे और खूब आदर सत्कार किया उन्होंने हमारा। पर विवेक, उधर से आवाज़ ना आता दे विवेक ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, पर क्या अंकल? जो भी हो आप निसंकोच कहिए। कुछ नहीं बेटा, सब कुछ पसंद आया हमें, लेकिन शिप्रा के मामा को गांव वाला आपका घर सही नहीं लगा। पुराने जमाने के खपरेले जर्जर अवस्था के मकान, और तो और शिप्रा के मामा कह रहे थे कि शहर में पली बड़ी शिप्रा वहाँ एक दिन भी नहीं रह पाएगी। रामनारायण के इतना कहते ही विवेक बोल पड़ा, अंकल ये सब मैं पहले ही बता चुका था, फिर अब इन बातों को लेकर? हाँ बेटा, तुमने सब बताया था, पर शिप्रा के मामा को तुम्हारे गांव का मकान पसंद ना होने के कारण हम रिश्ता नहीं कर सकते, राम नारायण जी ने कहा। कोई बात नहीं अंकल, शिप्रा के मामा को लगता है कि शहर में पली बढ़ी शिप्रा एक दिन भी वहाँ नहीं रह सकती, तो मैं भी जीवन साथी के रूप में शिप्रा का चयन करना पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि राजा के घर में पली बढ़ी मैया सीता जरूरत आने पर अपने पति के साथ 14 साल वनवास में गुजार सकती है, पर शिप्रा जीवन संगनी के रूप में मेरे नए मकान बनने तक साल की गिनी चुनी छुट्टियां मेरे साथ गांव के पुराने मकान में नहीं गुजार सकती। विवेक ने अपनी बात जारी रखते हुए आगे कहा, अंकल मैंने अपने पिता के स्वभाव सिद्धांतों को भली भांति जानते हुए आपको भरोसा दिलाया था कि मेरे पिता दहेज की मांग कभी नहीं करेंगे, लेकिन शायद आपने शिप्रा को उसके मामा की नज़रों से देखे बिना ही मुझसे कह दिया था कि शिप्रा को सम्मान और प्यार मिले तो वह हर हालात में खुश रह लेगी। उधर दूसरी तरफ चुपचाप फ़ोन काटते हुए राम नारायण जी को ऐसा एहसास हो रहा था कि
विवेक उनके कहे शब्दों को नहीं कह रहा था, बल्कि उनके कहे हुए शब्दों से उन्हें ही आईना दिखा रहा था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।